चलिए, आज से MPPSC 2022 पीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है। चूँकि MPPSC प्री के अलावा वर्तमान समय में अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही, जैसे पटवारी, वन रक्षक आदि, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि भाई उन सभी टॉपिकों को भी यहाँ से क्लियर किया जाए जो इन सब परीक्षाओं में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो सभी परीक्षाओं में काम आएगा, है ना। जैसे MPPSC प्री की बात करें तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास करंट अफेयर्स के नाम पर 2-3 शब्द लिखे गए हैं, जैसे प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख स्थान और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख घटनाएं। तो इन्हीं शब्दों के आसपास पिछले 2-3 सालों से जो नया पैटर्न अभी चेंज हुआ है, सवाल भी आए हैं। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स में हम उन्हीं टॉपिकों को मुख्य तौर पर फोकस करेंगे जो परीक्षा में आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी वर्तमान समय में देखें तो करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक हैं। इन बहुत सारे टॉपिकों में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फ़िलहाल वनडे और मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में है, वो विशेष तौर पर जैसे यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल होता है, कौन क्या है, कौन का क्या है में इसमें नवीन नियुक्तियाँ भी शामिल हो जाती है। बहुत सारे जो संवैधानिक, वैधानिक या आयोग के स्तर पर जो भी हमारे पद है और उस पर जो आसीन व्यक्ति है उनके बारे में पूछा जाता है। इसी में नवीन नियुक्तियाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों स्तर की शामिल होती है। जैसे खास तौर पर जैसे सवाल इस प्रकार से होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें यदि हम, तो हाल ही में भारत में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, उसमें कौन, किस देश के व्यक्ति, किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री प्रमुख रूप से उपस्थित हुए, उनको मुख्य अतिथि के रूप में स्थापित किया गया। इस प्रकार के भी सवाल होंगे। दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे व्यक्तित्व जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जैसे कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ पर पहली बार महिला शासनकर्ता बनी होगी, जैसे महिला राष्ट्रपति बनी है, महिला मुख्यमंत्री बनी है, महिला प्रधानमंत्री बनी है। इस प्रकार के भी सवाल आएंगे। जैसे हाल ही में अभी हमारे यहाँ इटली की एक प्रधानमंत्री मेलोनी जी उपस्थित हुई थी और वो पहली प्रधानमंत्री है इटली की, इसलिए वहाँ से सवाल आने की बिल्कुल संभावना है। पिछले साल भी आया था एक सवाल, उन्होंने शायद हंगरी की राष्ट्रपति कैटलिन पर पूछा था। तो वैसे ही कुछ सवाल बन सकते हैं। चर्चित व्यक्तियों में और भी नाम होंगे। चर्चित स्थल हमको देखने ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो बहुत चर्चा में हैं। मुख्य तौर पर हमारे पास जो यूनिट 7 लिखा है, यूनिट 7 में जो आपदा प्रबंधन लिखा है, तो ऐसे कुछ स्थान होंगे जो अभी वर्तमान में आपदा से प्रभावित हुए होंगे। तो ऐसे स्थानों को भी हमको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों जगह काम कर लेगा। ब्रांड एम्बेसडर, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, यहाँ से बहुत सारे सवाल होते हैं। यहाँ से MPPSC में भी सवाल होते हैं और भी अन्य परीक्षाओं में सवाल ज़्यादातर होते ही हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके सम्मेलन, बहुत सारे सम्मेलन अभी हो रहे हैं, हर साल होते हैं। अलग अलग संगठनों का अलग अलग सम्मेलन होता है। अभी वर्तमान में बात करें तो हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो G20 के सम्मेलन के बारे में एक एक जानकारी बहुत सूक्ष्मता से हमको पता होना चाहिए। और भी है, जैसे सूचकांक है, सैन्य अभ्यास है, ये सब टॉपिकों पर ही सवाल ज़्यादातर होते हैं, फैक्चुअल सवाल। इसके अलावा यदि हम UPSC की बात करें, UPSC का प्री, तो वहाँ पर इस प्रकार के थोड़े कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होंगे, जैसे नवीन गठित जांच समितियाँ और आयोग। जैसे हाल ही में अभी एक समिति बनाई गई है, अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर एक नई समिति बनी है, तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे समिति और आयोग बनते हैं। प्रमुख अभियान और पहल, जैसे हमने अभी तुर्की में एक अभियान चलाया, ठीक है, वहाँ पर भूकंप आया तो हमने एक अभियान चलाया, तो उसका क्या नाम है, इस प्रकार के सवाल, ठीक है। आर्थिक घटनाक्रम, प्रमुख समझौते और ज्ञापन, विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े सवाल, पर्यावरण पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक घटनाक्रम, अन्य विविध घटनाक्रम और कुछ वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, इस प्रकार के हमारे पास टॉपिक होंगे और इन्हीं में से हमको सब कुछ
पढ़ लेने का प्रयास करना है। इसमें भी हम ज़्यादा ऐसे टॉपिकों को लेने का प्रयास करेंगे जो ज़्यादातर परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, और उसके अंतर्गत हमको कौन क्या है के बारे में पढ़ना है। कौन क्या है में हमको मुख्य तौर पर आज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स के बारे में जानना है, संवैधानिक पदों पर स्थित व्यक्तियों के बारे में जानना है। रोज़ हम लोग थोड़ा थोड़ा सेशन करेंगे इसका, और कम समय में कुछ ज़्यादा अर्जित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप जानते ही हैं हमारे देश के प्रधान राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति हाल ही में इसी साल जगदीप धनखड़ जी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री के बारे में आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी है। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में श्री ओम बिरला जी है, जो राजस्थान से आते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति के पद पर हरिवंश नारायण जी है। आपको पता होगा कि राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है और स्थायी सदन है। उसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं या पदेन सभापति होते हैं, कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं, है ना। तो राज्यसभा के उपसभापति के बारे में हमको थोड़ी जानकारी होना चाहिए। हरिवंश नारायण जी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्र के हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार जी है, श्री राजीव कुमार जी। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू जी विद्यमान है अभी वर्तमान में। ठीक है, अगला लेखा नियंत्रक CGA के पद पर श्री SS दुबे जी विद्यमान हैं। इसके अलावा भारत के महान्यायवादी पद पर R वेंकट रमणी जी है। आगे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। तो ये कुछ फैक्चुअल टॉपिक है, ये फैक्चुअल कुछ बातें हैं, संवैधानिक पद है जिन पर आश्रित व्यक्तियों के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। अभी हमने एक ओवरव्यू लिया और समझा कि भाई कौन क्या है। अब हमको इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखना पड़ेगा कि जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, तो उनके बारे में कौन कौन से तथ्य हमको याद रखने पड़ेंगे, क्या पहली बार हुआ है, क्या उनके बारे में खास बात है। तो ऐसे हर व्यक्तियों के बारे में हमारा प्रयास रहेगा कि हम जानें। ठीक है, क्योंकि वहाँ से सवाल हो सकते हैं, इसलिए चलिए 1 बाय 1 अब जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, नंबर भी पूछा जाता है। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है और उनका नंबर 15वां है। 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति है देश की। नंबर 2, किस राज्य से आती है? उड़ीसा से आती है ना। उनका मुख्य तौर पर संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। और उड़ीसा की एक जनजाति जिनका नाम संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति। ठीक है, भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। नंबर 1 यदि हम बात करें, नंबर 1 जनजाति भारत की गोंड है सबसे ज़्यादा संख्या में। नंबर 2 भील जनजाति और नंबर 3 संथाल। ये भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ से, है ना। तो द्रौपदी मुर्मू जी का स्थान 15वां है यदि राष्ट्रपति के क्रम से देखें। उड़ीसा राज्य से वो बिलोंग करती है और उनका संबंध मुख्य तौर पर संथाल जनजाति से है, जो कि देश की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, जनजातियों पर भी सवाल होते हैं, MPPSC में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो हमको यहाँ से भी कुछ फैक्ट उनके बारे में मिलेंगे। आगे, भारत की पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति है। मतलब देखिए, भारत की यदि हम बात करें महिला राष्ट्रपति के नंबर में आगे पढ़ते हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। ये दूसरी महिला बनी है, लेकिन जनजाति महिला पहली है। तो पहली जनजाति महिला है जिनको राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया गया है। अगला, 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू
देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति या सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति है कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आगे चलते हैं। वह भारत की राष्ट्रपति होगी, वह भारत की पहली राष्ट्रपति होगी जिनका जन्म कहाँ पर हुआ है? स्वतंत्रता के बाद हुआ है। तो देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, इसके अलावा देश में स्वतंत्रता के बाद जिनका जन्म हुआ है, ऐसी पहली राष्ट्रपति है। ठीक है, अभी तक हमारे पास जितने हमारे राष्ट्रपति हुए उनका जन्म 1947 15 अगस्त 1947 के पहले हुआ होगा, लेकिन इनका जन्म 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है और ये ऐसी पहली राष्ट्रपति है। अगला, 18 मई 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल, देखिए आपको पता है कि एमपीपीएससी में सवाल इस प्रकार के आते हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में वो पूछते हैं कि ये व्यक्ति किस किस पद पर रहा या किस पर नहीं रहा, ऐसे भी सवाल हुए हैं, है ना। तो हमारी जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी है और वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, मतलब झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। इसके अलावा और किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता है। तो इतने तमाम प्रकार के फैक्ट इनसे जुड़े हुए हैं और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नंबर 1 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है। नंबर 2 संथाल जनजाति से इनका संबंध है। नंबर 3 इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। नंबर 4 पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति है। इसके अलावा अगला नंबर, देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। स्वतंत्रता के बाद जिनका जन्म हुआ हो ऐसी पहली राष्ट्रपति है। इसके अलावा झारखंड की राज्यपाल भी ये रह चुकी है और किसी भी राज्य में आदिवासी महिला के तौर पर राज्यपाल के पद पर रहने वाली पहली महिला है। इसके पहले बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में राज्यपाल के पद पर रही, लेकिन आज तक किसी भी जनजाति महिला को किसी भी राज्य में राज्यपाल के पद पर नहीं आसीन किया गया। तो ये इनसे जुड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली महिला है जो आदिवासी है जिनको राज्यपाल के पद पर आसीन किया गया है। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इतने सारे फैक्ट इनसे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी, भारत के 14वें नंबर के, हमने इससे पहले पढ़ा राष्ट्रपति कौन से नंबर की? 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति कौन से नंबर का है? 14वें नंबर का उपराष्ट्रपति है। हमारे यहाँ जो अभी श्री जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के पद पर है वो 14वें नंबर के हैं, सीक्वेंस में 14वें नंबर पर है ना। और राज्यसभा के सभापति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो आपको पता ही है कि राज्यसभा में जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होते हैं, वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही होते हैं। चलिए, 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक उन्होंने पश्चिम बंगाल के 21वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी हमने इससे पहले राष्ट्रपति जी के बारे में देखा था, वो झारखंड की राज्यपाल रही थी। और उपराष्ट्रपति जी कहाँ के राज्यपाल है भाई? बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, पूरा नाम है इनका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के कौन से नंबर का? 50वें नंबर का, 50वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, नंबर को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कौन से नंबर का है भाई? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट हमारे पास में है, जैसे इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अंतर्गत की जाती है, मतलब आर्टिकल 124 का सब आर्टिकल 2, इसके अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 124 के खंड 2 के अंतर्गत की जाती है। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके अंतर्गत होती है भाई? कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत। कॉलेजियम प्रणाली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि
पिछले 1-1.5 सालों से लगातार सरकार और न्यायालय के बीच में इस कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के खींचातानी हो रही है ना। सीजेआई या जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कॉलेजियम प्रणाली ही बेहतर है और इसको चलते रहना चाहिए। और चूंकि भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, कहने का मतलब है कि कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका है उनके बीच में शक्ति अलग अलग बटी हुई है, उनके अधिकार अलग है, उनके कर्तव्य अलग है। तो न्यायपालिका नहीं चाहती कि विधायिका या कार्यपालिका हस्तक्षेप कहाँ हो, न्यायपालिका में हो। इसीलिए उन लोगों का जोर होता है कि वो कॉलेजियम प्रणाली को कंटिन्यू करें, जबकि सरकार ये चाहती है कि न्यायपालिका में दक्ष लोग आए या न्यायाधीश के स्तर पर जो आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो दक्ष लोग वहाँ पर आए। ठीक है, दक्ष लोग कहने का मतलब ज़्यादा स्किल्ड हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझते हो। इसके लिए परीक्षाएं या इस प्रकार की कोई चीज़ आयोजित की जा सकती है, या इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति में कार्यपालिका और विधायिका के लोगों को शामिल करने का चलता है। ठीक है, इसके लिए आपको पता भी होगा कि सरकार ने एक बार 99वां संविधान संशोधन भी किया था, जिसके माध्यम से एनजेसी की स्थापना की गई थी, एनजेएसी की स्थापना। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। ठीक है, और उसके बाद से फिर लगातार विवाद में है। तो कॉलेजियम प्रणाली में क्या होता है भाई कि यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। तो कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। यह जो प्रावधान है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है सुप्रीम कोर्ट में ही, ठीक है, न्यायालय में ही विकसित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता कौन करता है? सीजेआई करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। अब जो कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत लोगों की नियुक्ति होती है, जो मतलब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, विशेष तौर पर मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति अभी किसके माध्यम से? कॉलेजियम। और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत कॉलेजियम द्वारा, यानी कि एक समिति द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश उसके सदस्य होंगे। वो मिल करके एक नाम होता है, कुछ नामों को तय करते हैं, उनको सरकार के पास भेजते हैं और सरकार उन पर मुहर लगाती है और उनकी नियुक्ति हो जाती है। वर्तमान समय में ऐसी प्रोसेस है जिसको सरकार बदलना चाहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान समय में श्री ओम बिरला जी है और ये किस राज्य से आते हैं भाई? राजस्थान से। राजस्थान से इनका संबंध है, कोटा के आसपास इनका चुनाव क्षेत्र है। ठीक है, और वहीं से ये बिलोंग करते हैं। कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? वर्तमान समय में 17वीं नंबर की लोकसभा चल रही है। 2024 में पता है आपको कि चुनाव होगा, और कौन सी लोकसभा के लिए होगा? 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होगा। ठीक है, वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा चल रही है और उसके अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी है। लोकसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसे वर्तमान में अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी है। उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। सदन में जो नेता है, आपको पता है कि जो जिस दल की सरकार होती है उसका ही मुखिया, मतलब प्रधानमंत्री, उस दल का नेता होता है। विपक्ष का नेता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि किसी भी दल ने इतनी सीट प्राप्त नहीं की है कि उसको मतलब अपने दल का नेता, मतलब विपक्ष का नेता बनाने का अवसर मिले। चलिए, महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जी है। वर्तमान में लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण जी है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपसभापति वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह है और इनका संबंध जदयू है, जदयू पार्टी से है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से है। सदन के नेता पीयूष गोयल जी है, जो भाजपा से है। पीयूष गोयल आप जानते हो, है ना, इनके बारे में। आगे विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस की वर्तमान समय में अध्यक्ष भी है और नवनियुक्त है। तो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस में पहले गैर, मतलब गांधी परिवार से बिलोंग नहीं करते, खड़गे परिवार से है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी।
तो पहले ऐसे व्यक्ति जो गांधी परिवार से अलग, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अगला महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी जी है, ये नए बनाए गए हैं अभी। वहाँ पर लोकसभा में कौन थी भाई? स्नेहलता श्रीवास्तव। यहाँ पर कौन है महासचिव? प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? श्री राजीव कुमार जी, है ना। राजीव कुमार जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। और कौन से नंबर के हैं भाई? 25वें। सीजीआई कौन से नंबर के थे? 50वें नंबर। सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश 50वें नंबर के थे। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर। उपराष्ट्रपति 14वां नंबर। ठीक है, ये सब नंबर याद रखने हैं। चूंकि आपको पता है कि भाई भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय है, उसमें एक अध्यक्ष जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है या मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, और साथ में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इनमें अभी ये नई नई नियुक्तियां हैं। श्री अनूप चंद्र पांडे, एक उनमें से एक है अनूप चंद्र पांडे, और दूसरे श्री अरुण गोयल जी है। तो 2 व्यक्ति है जो निर्वाचन आयुक्त के पद पर है, और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अब इस पर भी थोड़ा सा विवाद है, इंडिया में थोड़ा सा बहस हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस पर अपना स्टेटमेंट दिया है कि भाई वर्तमान समय में आप देखेंगे तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसदीय प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन अन्य जो 2 आयुक्त है इनको हटाने के लिए केवल इनकी सिफारिश की ज़रूरत है ना। तो अभी वर्तमान समय में जो विवाद है वो यही है कि ये जो 2 अन्य आयुक्त है इनको जो पद से हटाना है, इनको पद से हटाने की भी प्रक्रिया वैसी ही होनी चाहिए जैसे इनको हटाने की है। तो इस पर भी थोड़ा सा विवाद है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी चीज़ें विवादित है, चर्चा में है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। यदि इसकी संवैधानिक बात करें तो संविधान के अनुच्छेद कौन सा? 324। संविधान का अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति करने वाले व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति जी है। ठीक है, इनकी नियुक्ति 2022 में हुई है। भारत का निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है भाई? 25 जनवरी 1950। ये सवाल आ चुका है परीक्षा में। ठीक है, आगे भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG केक के रूप में ज़्यादातर जाना जाता है। ठीक है, क्या करते हैं भाई? तो मुख्य काम इनका क्या है? भारत की जो भी संचित निधि से जो भी खर्च होता है, जो भी पैसा भारत सरकार खर्च करती है या राज्य सरकार भी, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो संचित निधियों से खर्च करती है पैसा, उन सभी पैसों की ऑडिटिंग करता है ना, लेखांकन करता है कि कहाँ से कितना पैसा आया है और कहाँ कितना पैसा गया है। पैसा जहाँ जाना चाहिए था, जितनी मात्रा में जाना चाहिए था, वो सही तरीके से गया है कि नहीं गया है। ठीक है, तो यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा तो उसका पता लगाने में मुख्य भूमिका CAG की होती है। चलिए, वर्तमान में जो CAG है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के कौन से नंबर का? 14वां नंबर, है ना। उपराष्ट्रपति का भी 14वां नंबर था। 14वें नंबर का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाया गया है। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के पद पर रह चुके हैं। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कोई और है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है को संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, है ना, ILO का बाह्य लेखा परीक्षक चयनित किया गया है। ये हाल ही का करंट है, बिल्कुल नया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किस पद पर आसीन किया गया है? ILO के बाह्य लेखा परीक्षक। इसका मतलब ऐसा समझ लीजिए याद रखने के लिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी लेखा या अकाउंटिंग करने का काम अभी किन को मिला है? भारत के ही लेखा परीक्षक को मिला हुआ है, CAG को मिला है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए CAG के बारे में थोड़ा सा जान ले। CAG का संवैधानिक प्रावधान, संविधान में CAG का प्रावधान कहाँ किया गया है भाई? आर्टिकल 148 से 151 के बीच में किया गया है।
महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1898, इतिहास यदि इसका हम देखें तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, 1858 में स्थापित किया गया। वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहला ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये CAG का पूरा इतिहास है। यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 कौन सा भाग है भाई, भाग कौन सा, भाग नंबर 5, भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 में इसका उल्लेख है। ठीक है, और इसमें भी एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि MPPSC पूछ चुका है। आर्टिकल 149 एक बार पूछ चुके हैं, शक्ति किसमें है, कार्य किसमें है CAG का। ठीक है, महालेखाकार या जो CAG की जो स्थापना है वो 1858 में, मतलब आज़ादी के पहले ही हो चुकी थी, और 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहला लेखाकार बनाया गया। चलिए आगे, वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदल दिया गया और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। मतलब जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम दिया गया है वो 1866 में दिया गया। सन 1884 में इसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। ठीक है, तो एक ही डेट याद रख लो। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नाम कब चेंज हुआ, 1866 में, स्थापना कब हो गई थी, 58 में। ठीक है, चलिए वर्ष 1958 में CAG के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया। अभी हाल ही में किसी परीक्षा में सवाल आया है, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर को CAG के अंतर्गत कब लाया गया। जम्मू कश्मीर जब भारत आज़ाद हुआ तो आपको पता है कि उसको शामिल करने पर बहुत सारे विवाद हुए थे, इसीलिए अब उनका खुद का संविधान भी था, है ना, और उनका खुद का झंडा और वगैरह वगैरह चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब वो सब समाप्त हो गया है ना, समाप्त कर दिया है सरकार ने, और अब जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से शामिल भी कर लिया है। और उनका एक ही संविधान है, भारत का ही संविधान उनका संविधान है, भारत का ही झंडा उनका भी झंडा है ना, और भी जितनी उनको अलग से उनके लिए जो प्रावधान किए गए थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। वैसे ही 1958 में CAG के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को लाया गया, ये बात अलग से याद रखनी है। सन 1976 में CAG को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया, और यह केवल क्या करता है, नियंत्रक के कार्यों से, है ना, लेखांकन नहीं, नियंत्रक के कार्यों से मुक्त कर दिया गया, नियंत्रक के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। और ये जो शब्द लिखा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसमें केवल अब इनका काम क्या है, लेखा करना, है ना, अकाउंटिंग का काम इनका है, नियंत्रक का काम ये नहीं करते हैं। ठीक है, नियंत्रक का काम मुख्य तौर पर वित्त आयोग के पास में होता है कि कहाँ से पैसा लाना है और कहाँ कितना देना है। ठीक है, इस प्रकार के काम वित्त आयोग के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखा नियंत्रक ये एक अलग पद है जो बनाया गया है ना, CGA इनको कहते हैं शॉर्ट में, CGA, तो इनको अलग से याद रखना है भाई। CAG और CGA दोनों में बड़ा अंतर है, वो लेखांकन का काम कर रहे हैं, उनका यहाँ पर क्या लिखा है, नियंत्रक का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग पद है, और इस पर हाल ही में श्री SS दुबे जी को स्थापित किया गया है, वो 28वें नंबर के CGA होंगे। श्री SS दुबे भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा स्पीड से। भारत के महान्यायवादी, आपको पता है कि भारत सरकार का प्रमुख न्यायिक सलाहकार होता है। ठीक है, वर्तमान समय में सीनियर एडवोकेट श्री R वेंकट रमणी जी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में R वेंकट रमणी जी है। यदि संविधान की बात करें तो संविधान के भाग कौन से किस में, संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में ना, अध्याय 5 में अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी, है ना, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, यानी भारत के महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, सरकार की सलाह पर की जाती है, लेकिन, है ना, महान्यायवादी की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन सरकार की सलाह पर करेंगे। आपको पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम होता है।
जिसमें मंत्री परिषद, ठीक है, लोकसभा के प्रति या सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्री परिषद ही मुख्य सरकार है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की सरकार है ना, नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसीलिए राष्ट्रपति केवल सिग्नेचर करने के ही हकदार है, जो मुख्य सिफारिश करने का काम है वो सरकार करती है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके पास एक पावर है, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। इवन संसद की जितनी समितियाँ हैं उनका पार्ट भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते, है ना, ये मतदान नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि ऐसे कौन से व्यक्ति, ऐसे कभी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, उसका हिस्सा बन सकता है, ठीक है, ऐसा सवाल आ सकता है। तो ऐसे कौन व्यक्ति है? भारत के महान्यायवादी है। सरकार की तरफ से जितने केस होंगे, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जितने केस जाएंगे वो उनको कौन लड़ेगा? यही व्यक्ति लड़ेंगे, भारत के महान्यायवादी। इनकी सहायता के लिए एक व्यक्ति है और भारत सरकार के पास, जिनको कहते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल, जो इन्हीं के सहयोगी है, महान्यायवादी के ही सहयोगी है। और वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है भाई? श्री तुषार मेहता जी है, तुषार मेहता जी है, ठीक है। यदि इनकी बात करें हम, तो देश के सभी कानूनी मुद्दों को अकेले अटॉर्नी जनरल नहीं संभाल सकते, इसलिए उनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया है। इनकी संख्या एक ही होती है। देश के दूसरे कानून अधिकारी होते हैं। देश के कानून अधिकारी के नंबर में यदि देखें तो नंबर 1 महान्यायवादी, नंबर 1 पे कौन है? महान्यायवादी। महान्यायवादी कानूनी अधिकारी में नंबर 1 है, और नंबर 2 में ये पद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और उन्हीं की सहायता के लिए होते हैं। चलिए, तो इतनी बातें हमने आज देखी, कल कुछ और नए लोगों के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज इतना ही ओवर करते हैं, इतनी ही बातों को, कल मिलते हैं फिर।